You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। वो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था, एक्चुअली करते करते मीटिंग ओवर हो गई थी। वो समझ आया था उन्नति? हाँ ओके। वो एक्चुअली क्वेश्चन हो गया था, बट वही है कि एकदम से मीटिंग ओवर हो गया, फिर हमने मीटिंग स्टार्ट नहीं किया। फिर वो दूसरे आईडी से करना पड़ता, तो हमने कहा कि बाद में बता देंगे अगर कुछ डाउट होगा तो नहीं ये तो सर पर ओके। तो जब भी खास करके रेन मैन प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से ही लेना पड़ेगा, और रिजल्टेंट निकालने से पहले उसको एज इट इज रखना पड़ता है। रिजल्टेंट निकाल दोगे तो फिर ज्यादा दिक्कत होगा, और रिजल्टेंट निकलेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ वेक्टर्स का जो लेंथ है वो अननोन होता है। तो उसको जैसे है वैसे रखना पड़ता है। फाइनल कंक्लूजन जब हमको दूसरा तीसरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हम लोग उसको करेंगे, तब हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व होता है।
हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जिसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है यूनिट वेक्टर को, और वो दोनों वेक्टर्स जो जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आई जे के इनको हमने क्रॉस करके कल आपको बताया था। अब अगर कोई वेक्टर इस तरीके से हो, सपोज एक वेक्टर है सपोज ए, और ये वेक्टर हमको दे दिया गया है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरा वेक्टर दे दिया गया है b a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये हमारा वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट के टाइम पर भी हमने इस तरह के वेक्टर्स लिए थे और इन दोनों का आपस में डॉट किया था। इफ यू रिमेम्बर, मैं थोड़ा सा उसको भी साथ साथ रिकॉल करता चलो। ए डॉट बी वर्कडन में ये सारी चीजें हमने की थी, और इसमें हमारा रिजल्ट आया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और यहां पर कहीं भी i j k का टर्म नहीं था। द रिजल्ट मतलब a डॉट बी का जो फाइनल रिजल्ट था उसमें कहीं भी i j k का टर्म नहीं है। ये टोटली स्केलर क्वांटिटी था, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट होता है इसलिए। लेकिन अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, सपोज नाउ वी आर ट्राइंग टू a क्रॉस b, तो सबसे पहले तो ये रिजल्ट इससे अलग होगा। दूसरा, ये रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो स्केलर नहीं होगा। उसमें i भी रहेगा, j भी रहेगा, k भी रहेगा। लेकिन अप्रोच सिमिलर है। लाइक a क्रॉस b करने का मतलब पहले हम लोग a वाले वेक्टर को लेंगे a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k, और इसको क्रॉस करेंगे a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k, इस तरीके से। अब करना क्या है, एक टर्म आप उठाइए और इसको बारी बारी से तीनों के साथ, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ क्रॉस कीजिए। फिर दूसरा टर्म को उठाना होगा, फिर उसको तीनों के साथ क्रॉस करना होगा, फिर तीसरा टर्म उठाना होगा और तीनों के साथ क्रॉस करना होगा। इस तरीके से हमको हर एक टर्म को उठा के तीनों के साथ बारी बारी से क्रॉस करना है। कुछ टर्म्स को हम लोग ध्यान से समझे, जैसे a1i और a2i, ये दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे, जैसे हमने a1i को लिया और a2i के साथ क्रॉस किया, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। इफ यू सी क्रॉस प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन हमने लिया था, दैट इज a क्रॉस b, तो ये था मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा, और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर था। खैर इसके बारे में भी तो बात करना ही है, इसके बारे में था। लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में अगर कुछ देर के लिए देखो तो साइन ऑफ थीटा होता है, और अगर साइन 0 तो वो 0 हो जाएगा। तो a1i और a2i ये दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर थे, इनको क्रॉस करेंगे, ये 0 हो जाएगा। दिस विल बिकम 0। फिर अब a1i को b2j के साथ क्रॉस करेंगे, तो a1i एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है a1, b2j एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है b2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस तरह से ये a1 और b2 तो आएंगे, और i और j का क्रॉस होगा। हमने एक सीक्वेंस आपको बताया था, अगर ये i है, अगर ये j है, और अगर ये k है, तो i से j जाते हैं तो वो k मिलता है। इस तरह से इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमको तीसरा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, और अपोजिट सेंस में जाएंगे तो माइनस के साथ मिलेगा। तो a1i और b2j को अगर तुम i क्रॉस j करते हो तो ये हमारा k बन जाएगा। मतलब द सेकेंड टर्म विल बी a1 b2 k प्लस a1i c2। तो a1 और c2, ये देखो क्या हो जाएगा, a1 c2 i क्रॉस k, i क्रॉस के हम अपोजिट जा रहे हैं इसलिए इसके साथ आ जाएगा माइनस j,
माइनस जे। ये पहले टर्म का तीनों के साथ हमने क्रॉस कर दिया। अब वैसे ही सेकेंड टर्म का भी तीनों के साथ क्रॉस करना है, फिर तीसरे टर्म का भी क्रॉस करना है। मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, और नीचे लिख रहा हूँ ताकि तुमको लोग क्लियरली समझ में आए। सो B1J A2I, तो ये क्या हो जाएगा, B1 A2 और J क्रॉस I, ये क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस B1J और B2J, ये तो दोनों J सेम डायरेक्शन में है, तो इसका हो जाएगा क्रॉस जीरो, नल वेक्टर, और B1C2 J क्रॉस के ये हो जाएगा I। ये दूसरे के साथ हमने क्रॉस कर लिया बारी बारी से। तीसरे को लो तो C1 और C1K और A2I, तो C1 A2 K क्रॉस I देखो J होता है तो J लिखो, प्लस C1 B2 K क्रॉस J होता है माइनस I, और थर्ड में K क्रॉस K करेंगे तो हो जाएगा जीरो। इस तरीके से ये पूरा टर्म हमारा आया, और इसको फाइनली हम क्या करेंगे, I वाले टर्म को एक साथ, J वाले टर्म को एक साथ, K वाले टर्म को एक साथ, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। दैट मीन्स द फाइनल आंसर ऑफ A क्रॉस B लुक लाइक, सबसे पहले I वाले टर्म को खोजो, तो एक I का टर्म C1 B2 यहां दिख रहा है, और एक यहां पर B1 C2 यहां दिख रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1 I कैप। उसके बाद J वाले टर्म को देखो, तो J वाले टर्म तुमको दिख जाएंगे, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। J वाले टर्म को लिखने का तरीका जो है वो दो तरीके से होता है। कैसे, मैं बता रहा हूं। यहां पर अगर मान लो हमने लिख दिया प्लस, तो ये C1 A2 माइनस C2 A1 J प्लस K वाले टर्म को देखोगे तो A1 B2 और A2 B1, तो A1 B2 माइनस A2 B1, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हो गया। लेकिन कभी कभी यहां पर ये जो प्लस हमने लिखा है, देखो ध्यान से, ये वाला जो प्लस लिखा है इसको माइनस में लिखते हैं। क्यों, मैं रीजन बता रहा हूं। बाकी सब टर्म्स एज इट इज है, B1 C2 माइनस B2 C1, ये एज इट इज रहेगा। ये माइनस अगर कर देंगे तो ये अंदर वाले टर्म इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा C2 A1 माइनस C2 A1 माइनस C1 A2, ऐसा कुछ, और ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसा भी हमको देखने मिल सकता है। ये दोनों फर्क नहीं है, माइनस को जब हम बाहर निकालेंगे तो टर्म्स इंटरचेंज हो जाते हैं, बस इतना ही है। और ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो एक तो तरीका है कि भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली क्रॉस किए इंडिविजुअल टर्म्स को बारी बारी से सारे टर्म्स के साथ। दूसरा तरीका है इसका, एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है। मैथ्स वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं डिटेल में, और आप लोग को भी ये पढ़ना है। हमने कंजर्वेटिव फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उस समय भी इसको थोड़ा सा हिंट किया था इसके बारे में। तो I J K, अगर हमको दो वेक्टर का क्रॉस निकालना हो तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है। जो पहले है वेक्टर, जैसे A क्रॉस B, मतलब A पहले है तो A1 B1 C1, इसको पहले लिखेंगे, लाइक A1 B1 C1 A2 B2 C2। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन इसका होता है वही A क्रॉस B का रिजल्ट होता है। मतलब वी कैन सिंपली राइट दिस रिजल्ट इज इक्वल टू A क्रॉस B। और जब x डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं ना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आज अगर I के क्रॉस इसको सॉल्व करना है तो I को ऐसे कवर करते हैं along the row, along the column, और उसके बाद B1 C2 माइनस B2 C1, इस तरह से लिखते हैं। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे I B1 C2 माइनस B2 C1,
ये जो है वो मिडिल में होता है, इसलिए इसको माइनस लेते हैं। इसका रूल है, लेकिन मैं पूरा डिटेल नहीं जाना चाहता कि इसमें माइनस क्यों आता है। जे को क्रॉस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे और इसको ऐसे कवर करेंगे, ये हमारा कॉलम कवर हो जाएगा, ये रो कवर हो जाएगा। तो A1C2 माइनस A2C1 प्लस के, इसको के क्रॉस अगर कवर करेंगे, ऐसे कवर कर लो और ऐसे कवर कर लो, तो ये हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। तो इस तरीके से अगर हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हैं तो हमको इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको ये वाला सीक्वेंस भी लिखने आता है तो हम बारी बारी से उसको क्रॉस कर सकते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो लेंदी है। इट्स नॉट लाइक कि हम क्वेश्चन दिए और तुमसे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसमें बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि मान लो तुमने फॉर्मूले भी सही लगाए लेकिन कैलकुलेशन के टाइम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा, उसमें भी गलती होती है बहुत सारे बच्चों की, और ऑप्शन सारे होते हैं, तो गलती करने के बाद भी तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। इसलिए काफी पेशेंटली इसको करना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा मैं बताता हूँ। तो उसका जब भी कैलकुलेशन हो तो बिल्कुल पेशेंस है, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। और अगर लगे कि इसमें काफी टाइम लगने वाला है तो कुछ देर के लिए छोड़ दो उसको, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ही। जिन बच्चों को ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है उन बच्चों के लिए थोड़ा फिर भी फास्ट हो जाता है, मतलब ये लिखना तुरंत लिख देते हैं। और अगर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये जो हमने पहले किया था ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन इजीली राइट। एग्जाम के क्वेश्चंस में जैसे मान लो तुमसे दो वेक्टर के लिए क्रॉस करने दिया गया, जैसे ये क्रॉस करने के लिए दिया गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, ऐसा ही होगा। तुम जैसे ही कोई एक टर्म के बारे में निकाल लोगे ना तो आंसर मैच करना चाहिए। अब देखो कि कोई ऐसा टर्म है जिसमें ये है ही नहीं, मान लो तुमने आई के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकाल दिया। मैं जस्ट एक तुमको टाइम से सेविंग एक अप्रोच बता रहा हूँ, जैसे B1C2 माइनस B2C1 ये निकाल के और देखा कि ऑप्शन में किसका कोएफिशिएंट, जो आई का कोएफिशिएंट मैच करने लगा। अगर वो एक ही मैच कर रहा है तब तो बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाकी क्या आएंगे। लेकिन मान लो अगर एक सॉल्व किया, बाकी दो में से एक, मतलब दो ऑप्शन में ये पहला वाला तुम्हारा मैच कर गया, तब सेकंड तक जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है नीट में, ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप लोग के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये चीज कर सकते हो कि पहला टर्म को भी अगर एक बार क्रॉस कर दिया ना, पहले टर्म के कोरस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू निकाल दिया ना, तो फिर वो बाकी के करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन इजिली सी एंड टिक द आंसर। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। एप्लीकेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट के? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से देखो। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें पहला एप्लीकेशन है दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना। टू प्रूव टू वेक्टर्स आर पैरेलल। कैसे करेंगे? अगर दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं अगर हमारा कोई भी दो वेक्टर ने लिया, उसका क्रॉस किया और क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। तुम खुद सोचो, यहाँ पर सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं और इसको ये 0 हो गया, तो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक 0 हुआ, ये आपस में ये कैंसिल आउट हो गए, ये आपस में कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे। आई वाला टर्म जे वाले टर्म के साथ कभी भी ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली के वाला टर्म जे वाले टर्म के साथ कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा टर्म 0 हो रहा है। To prove two vectors are parallel, this means what? This means A cross B is equals to 0.
This is what the meaning of being parallel. Sin theta 0 degree, theta 0 degree, तो sin 0 0. अब a क्रॉस b 0 का करने का मतलब ये सारे इंडिविजुअल टर्म्स b1 c2 b2 c1 a1 c2 माइनस a2 c1 ये सब जीरो होंगे. तुम थोड़ा सा केयर करो यहाँ पर. दिस इंप्लाइज b1 c2 is equals to b2 c1, a1 c2 is equals to a2 c1, a1 b2 is equals to a2 b1. और यहां से रेशियोज बनेंगे और ये रेशियो जो होंगे वो क्या आ जाएगा a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. यानी कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो तुम डायरेक्टली ये चेक कर सकते हो. दिस इज द चेक. ये हमारा चेक है. क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो करने की जरूरत नहीं है. सिंपली ये चेक कर लो क्योंकि उसको जीरो करने से जो कंडीशन बन रहा है वो यही बन रहा है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2. अगर ये सेम रेशियो आ गया तो फिर वो पैरेलल होंगे. उसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं. अगर क्रॉस करेंगे तो आंसर जीरो आएगा. जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते थे तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाता था. वैसे ही इसका दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा. और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का आउटकम क्या है तो ये a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. नेक्स्ट एप्लीकेशन. जैसे कभी कभी हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मान लेते हैं एक ट्रायंगल है. ये एक ट्रायंगल बना था और ये आर्बिट्ररी शेप का ट्रायंगल है. रिमेंबर ये ट्रायंगल कोई ऐसा इक्विलेटरल राइट एंगल्ड ऐसा कुछ भी नहीं. एक जनरल ट्रायंगल है और बोला कि दो साइड्स जो है कोई भी दो साइड्स. इट्स नॉट कि सर यही दो क्यों. कोई भी दो साइड्स अगर दो वेक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल मैंने इस साइड को एक वेक्टर से डिनोट कर दिया. लेट्स से दिस वेक्टर इज a और इस साइड को एक वेक्टर से डिनोट किया. लेट्स से दिस साइड इज b. तो ये दो वेक्टर्स हैं हमारे. तो इसका एरिया क्या होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो आपको पता है अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो तो एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करें यहां से. अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये हाइट हमारा हो जाएगा अगर h तो हाफ बेस इनटू हाइट. ये एरिया लिख सकते हैं दैट इज हाफ इनटू बेस. ये जो बेस है दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू हाइट. ये हाइट क्या है h. लेकिन h को और भी तरीके हैं लिखने के. ये अगर ये एंगल अगर हमने थीटा लिया दैट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. तो और इसको अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड a ले लिया तो h क्या हो जाएगा a sin थीटा हो जाएगा. यानी कि हाफ into magnitude of b into magnitude of a sin theta. तो तुम देखोगे what you are actually writing. You are writing ab sin theta. यानी कि ये क्या है. ये क्रॉस प्रोडक्ट है. इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है a क्रॉस b का मॉड ऑन. यानी कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है. कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये पहले बताया गया है. अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर उस तरीके से. और बाई 2 कर देंगे तो ये हमारा एरिया हो जाएगा. एरिया कायदे से बोला जाए तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं होता. जब तुम लोग क्लास 12 में एरिया को पढ़ोगे गॉसेस लॉ वगैरह में तो उसके बाद तुम लोग को पता चलेगा कि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. लेकिन मान लो कि अगर तुमने एरिया को भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं भी लिया स्केलर क्वांटिटी लिया तब भी हमारा ये काम ये रिजल्ट आ रहा है. और अगर वेक्टर हुआ तब तो यूनिट वेक्टर जैसे a क्रॉस b में डालते हैं वैसे डाल देंगे. तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में अगर पैरेललोग्राम अगर हो तो भी हमारा आ जाएगा. जैसे मान लो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. दो साइड्स है पैरेललोग्राम के. लाइक ये दो साइड्स है और हमने दो साइड्स इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिया इस तरीके से. अगर ये दो वेक्टर्स हैं
लेट्स से दिस इज ए वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आप वही तरीका अपनाइए, यहां से इसको एक ज्वाइन कर दीजिए। अब ये दो ट्रायंगल हो गए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। इतना तो समझ में आता होगा कि जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो सिमिलर अप्रोच करनी पड़ेगी, और इसका अगेन बी साइन थीटा, तो डायरेक्टली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ यू रियलाइज ये सिंपली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बाई टू का टर्म नहीं आएगा, क्यों? नीचे के लिए बाई टू, ऊपर के लिए बाई टू, ये बाई टू दोनों ऐड होंगे तो ये टू का टर्म हट जाएगा और सीधे ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? ये दो एप्लीकेशन में कहीं पर किसी को कंफ्यूजन है? ओके, अब हम लोग उस पॉइंट पर आ रहे हैं जिसके लिए ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करना पड़ा, टॉर्क, और दूसरा टर्म है एंगुलर मोमेंटम। देखो, एंगुलर मोमेंटम एक भारी शब्द है, एक डिफिकल्ट वर्ड है। एकदम से उसके बारे में तुमको बोलेंगे कि ये पूरा उसका डिटेल्स अगर बताने लगेंगे तो सर भारी होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज रियली अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन पहले हम लोग टॉर्क समझेंगे, और कुछ हद तक एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के फॉर्मूले सिमिलर है। तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट अगर हमको समझना हो कि हमको भाई अगर दे दिया गया कि भाई ठीक है एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो कैसे करना है। I'm not talking about why we are calculating angular momentum, what is the use of angular momentum. I'm not introducing angular momentum term. I'm simply saying कि अगर कोई angular momentum का फॉर्मूला दे दिया ये, और हमको क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों निकालना सीखने वाले हैं। हमने आपको बताया था टॉर्क या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं उसको, थर्ड एप्लीकेशन, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। तीसरा जो एप्लीकेशन है इसको बोलते हैं टॉर्क, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। कोई भी जो छोटे छोटे नट्स स्क्रू जो कसे हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्क्रू का शेप ऐसा हमने बना दिया, ऐसा एक नट है जो टाइट कसा हुआ है, इसको हाथ से खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, और इसी में एक हम लोग ऐसे पाना इस तरह से लगा के अगर इसको खोलेंगे, सपोज इस तरह से टर्न करना हो या इस तरीके से टर्न करना हो, बहुत आसानी से खुल जाएगा। और जितना बड़ा नट होता है उतना ही बड़ा अपना पाना होता है खुलने वाला। क्यों होता है? और ये जो हम लोग अभी तक जो फोर्स पढ़ रहे थे उसका रोटेशनल इफेक्ट क्या है। तो बहुत बार क्या होता है, फोर्स हम जब लगाते हैं तो न्यूटन्स लॉज में फोर्स हम लोग सिर्फ एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते थे कि एक बॉडी जो है वो एक पॉइंट मास है और उसके ऊपर हम कहीं भी फोर्स लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक्सटेंडेड बॉडीज के बारे में बात करने वाले, हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कहीं भी फोर्स लगाएंगे तो उसका एक जो ट्रांसलेशनल इफेक्ट तो होगा, जो न्यूटन्स लॉ में हमने देखा था, एक रोटेशनल इफेक्ट भी होगा। तो जैसे दरवाजा, इफ यू सी, ये जो हमारा एक दरवाजा होता है जो हिंज से लटका हुआ होता है,
कुछ इस तरीके से यहाँ पर हिंज लगे होते हैं, ये एक हिंज है, यहाँ पर एक हिंज है, इस तरीके से, और ये ऐसा ऐसा घूम सकता है। अगर कोई दरवाजे को ऐसे खींचने की कोशिश करे तो दरवाजा रोटेट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ये दरवाजे को ऊपर की तरफ खींच फोर्स लगाने की कोशिश करे तो अब दरवाजा रोटेट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। दरवाजे को अगर हम ऐसा पुश करेंगे या ऐसा पुल करेंगे तो ये खुलेगा या बंद होगा। लेकिन अगर हम इसको इधर ऐसे इस डायरेक्शन में पुल करेंगे या ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे या नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो इसमें कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिए, ये हिंज उखड़ गया, अलग बात है। लेकिन जब हम परपेंडिकुलर टू द डोर फोर्स लगाते हैं तो ये दरवाजा ओपन हो जाता है, रोटेट करने लगता है। इसको बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क जो है, अगर उसको सिंपल तरीके से समझना हो तो ये बोलो, इट इज अ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये आर क्या है? फोर्स तो खैर हमको समझ में आ रहा है कि हमको जो फोर्स दिया जाएगा उसका टॉर्क निकालना है, लेकिन आर क्या है? जैसे देखो, कोई भी बॉडी पर फोर्स लगता है तो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि सर फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, वैसे निकाल लो, तो एफ डिवाइड बाई मास करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी पर टॉर्क लग रहा है और हम सीधे पूछ रहे हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है और हम इस डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, तो ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। कोई भी फोर्स का टॉर्क हमको किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये चीज हमको समझ में आना चाहिए। द पॉइंट इज, जैसे मान लो एक फॉर्मल तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट्स से दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और कोई भी फोर्स मैंने थोड़ा सिंपल रखने के लिए एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। लेट्स अज्यूम दिस, ये हमारा एक फोर्स है जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इस पॉइंट को हमने रख दिया x, y, ये a, b जो भी। अब इस फोर्स के कारण ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। अगर इस फोर्स के कारण हमको टॉर्क पूछा जाए किसी भी पॉइंट के बाद क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि उस पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन करके एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करनी पड़ती है। नॉर्मल जो क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि इस फोर्स का ओरिजिन के अबाउट टॉर्क क्या होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार तुमको ओरिजिन के अबाउट ही टॉर्क निकालना बोला जाए। हो सकता है हमने एक ऐसा पॉइंट दे दिया जो लेट्स से ए पॉइंट है, x, 0। हो सकता है एक ऐसा पॉइंट हो 0, y, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई और चौथा पॉइंट हो c, ये हमारा मान लीजिए b पॉइंट हो गया, ये c पॉइंट हो गया, कुछ अलग ही इसका कोऑर्डिनेट है। हर पॉइंट के अबाउट सेम फोर्स के कारण टॉर्क अलग अलग होंगे। Torque about O is totally different from torque about A, is totally different from torque about B, is totally different from torque about C. इन जनरल ये सब अलग अलग है। तो ये जो R वेक्टर हमारा आता है, व्हाट इज दिस R वेक्टर? जैसे हमको टॉर्क अबाउट O निकालना है, पहला एक कैलकुलेशन से समझो। टॉर्क अबाउट O, अब उस फोर्स का O के अबाउट टॉर्क कितना बनेगा? तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली ज्वाइन, यहां से इसको ज्वाइन करो और इसको आर वेक्टर का नाम दे दो। ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ये हमारा एफ हो गया। नाउ आर वेक्टर क्या हो जाएगा? यू नो आर वेक्टर हमारा होता है xi प्लस yj, ये होता है आर वेक्टर। और एफ अगर 2 डायमेंशन में दिया गया है तो समथिंग i प्लस समथिंग j होगा। लेट्स से एफ का वैल्यू जो है f xi
प्लस एफ वाई जे, कुछ ऐसा होगा। अब इसमें के टर्म्स नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि के टर्म्स हमेशा दिए जाए, वो 0 0 ले सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। अब इन दोनों को क्रॉस कर दो, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो हमारा जो आर वेक्टर होगा, यहां से ज्वाइन करने वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका लेना पड़ेगा। तो हमारा टॉर्क अबाउट ओ कैन बी रिटन एज आर क्रॉस एफ एक्स आई प्लस वाई जे क्रॉस एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। नाउ द आंसर विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, आई और जे सब आएगा उसमें, वही हमारा टॉर्क हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा अगर तुम कैलकुलेशन करना चाहते हो, टॉर्क अबाउट लेट्स से पॉइंट ए, तो हमको ये वेक्टर का, ये इसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं R1, लेट्स अज्यूम दिस इज R1। अब ये R1 कैसे निकालेंगे, हाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट R1। देखो ध्यान से, यहां से अगर O से इसको A को मिलाएं तो ये OA एक वेक्टर बन जाएगा। A और ये पॉइंट का नाम दे दो P, AP इटसेल्फ एक वेक्टर है जिसको हमने R1 से डिनोट किया है। यहाँ पर ट्रायंगल लॉ तुम लगा सकते हो। इफ यू सी, OA वेक्टर का बेसिकली पोजीशन वेक्टर है A का, विच इज XI। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, OA प्लस AP इज इक्वल टू OP, ये ट्रायंगल लॉ। अब अगर हमको AP वेक्टर निकालना है तो AP वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज OP माइनस OA, P का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, एंड यू कैन इजीली राइट कि OA वेक्टर जो है वो सिंपली XI कैप है। या फिर कोई भी दो पॉइंट का ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर अगर हमको निकालना होता है तो तरीका क्या होता है, इफ यू सी, एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको दो पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है ये क्या होता है। तो अगर इसका नाम हम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B, तो OA और OB अगर पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो R वेक्टर होता है, दिस R वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल, जिस तरह ये एरो होता है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस OA पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो टॉर्क हमेशा ओरिजिन के अबाउट आएगा ऐसा नहीं है, टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट मिल सकता है हमको कैलकुलेट करने के लिए। तो ओरिजिन के अबाउट आएगा तो जहां से फोर्स लग रहा है वही हमारा पोजीशन वेक्टर XI YJ बन जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा पॉइंट हुआ तो हमको इस तरीके से R निकालना पड़ेगा। इतनी सारी बातें करने के बाद एक दो क्वेश्चन पहले हम लोग करेंगे, और पेशेंटली करना क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है इसमें, मेरे से भी होगा। देखो क्वेश्चन है, अ फोर्स F is equals to 2I minus 3J plus K is acting at a point P having coordinates 1, 2, 4. Find the torque due to this force about। पहला है हम ओरिजिन के अबाउट ही निकालेंगे, सबसे सिंपल यही होता है। दूसरा पॉइंट A, और इसका कोऑर्डिनेट मैं कुछ भी ले सकता हूँ, इट्स नॉट लाइक कि एक्स कोऑर्डिनेट हमको सेम करने का जरूरत है, कुछ भी रैंडम ले लो। चलो हम रैंडम ही लेते हैं, 1, 1, 3, 4, 5, कुछ भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो अप्रोच है वो दोनों में सेम है। चलो ये पहले दो ट्राई करो, और दोनों के आंसर वेक्टर्स हैं इसलिए केयरफुली करना।
कर रहे हैं सब लोग? जिनका हो जाए वो हैंड रेज करेंगे। नहीं हुआ किसी का? वाह, बहुत आश्चर्य, होना चाहिए तब तक। ओके। आफिया, चैतन्य, टाइम लगना चाहिए बट इतना भी नहीं लगना चाहिए, ये सिंपल है। फाला वाला तो बहुत सिंपल है। देखिए, ओरिजिन की वोट अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला तो वही है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एफ तो हमने दे ही दिया, आर की बात है तो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वही आर होगा। और इस सिचुएशन में सीधे सीधे आर वेक्टर पर लिख सकते हैं, आर इज नथिंग बट इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 4k। पोजीशन वेक्टर लिखने हम लोग को आता है, हम लोग डायरेक्टली उन कोऑर्डिनेट्स में आई जे के लगा देंगे तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है। अब आर मिल गया, एफ मिल गया, क्रॉस करना है। एक तो तरीका है कि वैसे बारी बारी से क्रॉस कर दिया जाए, लेकिन जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है वो कैसे करते हैं एक बार फिर से उसको देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट होता है। मतलब कैलकुलेशन जो है, आई एम ट्राइंग टू डू द फर्स्ट वन फर्स्ट। तो टॉर्क इज इक्वल टू, इस तरह से डिटर्मिनेंट बनाओगे और यहाँ लिखोगे आई, यहाँ लिखोगे जे, यहाँ लिखोगे के। आर का टर्म पहले आएगा तो 1 2 4, ये सर्टन पॉजिटिव है। इसमें 2 - 3 1, एफ जो है उसमें 2 - 3 1। इस तरह से हमने वैल्यूज डाल दी। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो जैसे आई के क्रॉस सॉल्व करेंगे तो ये कवर कर देंगे और ये कवर कर देंगे कुछ ऐसे, तो ये हो जाएगा आई 2 × 1। ये ऐसे तुम लोग ने ये किया है ऑलरेडी 10th में, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना तुम लोग ने इक्वेशन सीखा था ना, याद है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कम से कम 5-6 मेथड से सॉल्व करना सिखाया जाता था। आई डोंट नो तुम लोग ने सारे मेथड्स तुम्हारे लोग के सिलेबस में थे या नहीं। एक ग्राफिकल मेथड होता है, उसका ग्राफ ड्रॉ करके जहाँ कट करेंगे वो सोल्यूशन हो जाएगा। एक मैट्रिक्स मेथड होता है, कुछ इस तरह से होता था ना, या नहीं? सर मैट्राइसिस का अलग से चैप्टर था। अच्छा, मैट्रिसेस अलग से था। इक्वेशन इनटू वेरिएबल को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का तरीका नहीं था। 10th में हमने लोग पढ़ा था, हम लोग के टाइम पर वो था। 5 से 6 तरीके थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के, उसमें एक तरीका था। खैर छोड़ो, नहीं होगा तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2,
माइनस 4 × 3, इसको माइनस करेंगे तो -12, ये हो गया I माइनस J, ये J के क्रॉस जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे कवर कर लेंगे, और ये 1 × 1, ये 1 × 1, यू सी, ये 1 × 1 ये हो जाएगा 1, माइनस 2 × 4 ये हो जाएगा 8, प्लस के, और इस के को जब कवर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × -3, 2 2 जा 4, -4। अब इसको बस लिख दो तो ये 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टोटल ब्रैकेट लगा दो सारी, तो 12 2 14 14 I कैप, और ये 1 -8 -7, ये +7 J कैप, और ये -7 K कैप। तो इसमें थोड़ा गलती का गुंजाइश कम रहता है, अगर 2-4 क्वेश्चन इसे प्रैक्टिस कर लो। यही आंसर आया था जिन्होंने निकाला था? यस सर। जितने लोगों ने किया था सेम आंसर है या कुछ गड़बड़ है, देख लो। ये हमारा ओरिजिन के अबाउट टॉर्क का वैल्यू है, और थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में हमने बात नहीं किया। टॉर्क का जो फॉर्मूला है R×F, इफ यू ट्राई टू सी द यूनिट्स ये न्यूटन मीटर होता है, SI यूनिट न्यूटन मीटर। तुम ध्यान से देखो, अगर तुमसे पूछा जाए टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, मैं वापस आता हूँ उस चीज पर, एक चीज जो छूट गई थी जल्दी से उसको ले लेते हैं। टॉर्क का डायमेंशन ये हमारा वर्क डन का ही डायमेंशन है, mL² T-2, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही तो आ रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन भी हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो टॉर्क और वर्क डन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, लेकिन दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। टॉर्क को कभी भी हम जूल में मेजर नहीं कर सकते, जैसे वर्क डन का यूनिट होता है जूल, टॉर्क को जूल में नहीं मेजर कर सकते। डायमेंशंस दो क्वांटिटी के सेम हो सकते हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि दोनों क्वांटिटी सेम होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हम देखेंगे जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी सेम नहीं है। टॉर्क इज नॉट इक्वल टू वर्क, इसलिए ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि हमारा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट न्यूटन मीटर है, कभी भी उसको जूल नहीं लिखना है। हाँ, तो यहां पर वी कैन राइट न्यूटन मीटर। कोई भी तुम लोग के घर गाड़ी होगी या फिर कभी भी गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो गाड़ी का जो स्पेसिफिकेशन बताया जाता है, उसमें इस बात का जिक्र होता है उसका पावर कितना है, तो उसको बोलते हैं BHP। फॉर एग्जांपल हम नेक्सॉन खरीदने गए थे, तो हमको पता चला था स्पोर्ट्स ड्राइव मोड में उसका 120 BHP पावर होता है। BHP मतलब ब्रिटिश हॉर्स पावर। तो जो इंजन जो कितना पावर जनरेट करता है, एक वो जितना ज्यादा पावर जनरेट करेगा, वो इंजन की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, उसका प्राइस उतना ज्यादा होगा। दूसरा, टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस करने का मतलब कि कितने जितना ज्यादा वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही ज्यादा जल्दी वो स्पीड पकड़ेगा। पिकअप जिसको बोलते हैं, एक पिकअप में और पावर में थोड़ा फर्क होता है। एक होती है गुड्स ट्रेन और एक होती है नॉर्मल जो हम लोग को पैसेंजर ट्रेन। गुड्स ट्रेन का पावर ज्यादा होता है, लेकिन पिकअप के मामले में जो पैसेंजर ट्रेन के इंजन होते हैं उनका पिकअप ज्यादा अच्छा होता है। किसी भी स्टेशन पर जब रुकती हैं तो तुरंत जब स्पीड पकड़ती है तो उसमें जो टाइम लगता है, और एक गुड्स ट्रेन को जो स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है वो काफी ज्यादा लगता है, लेकिन उनका पावर ज्यादा होता है, वो काफी हैवी हैवी लोड्स को पुल कर सकते हैं। तो पावर और टॉर्क, ये दोनों को हमको सिमिलर तरीके से नहीं देखना है। तो इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क जेट डेवलप करता है। तो इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप करने का मतलब कि कितनी जल्दी से, अगर मान लो 0 से 100 उस गाड़ी को जाना हो तो कितना जल्दी जाएगा, वो डिसाइड करता है उसका टॉर्क। चलिए, पॉइंट ए के अबाउट किसने टॉर्क निकाला है? एनीवन हैव फिगर्ड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए? ओके, टॉर्क
अबाउट पॉइंट ए। अब यहां पर भी फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अब ए के अबाउट हमको ऐसा नहीं करना है कि सीधे वन आई आई प्लस जे प्लस के ये लगा दिए और इसी के अबाउट, मतलब आर हमारा आई प्लस जे प्लस के नहीं होगा, हमको ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। फोर्स अभी भी हमारा वही लग रहा है, फोर्स जो है वो 1 to 4 से ही लग रहा है, यानी कि नाउ वी आर इन द पोजीशन, सपोज कि ये हमारा एक पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है P, इसका पॉइंट है 1 2 4। पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रैंडम तुम पॉइंट ए बनाओ, ऐसा कोऑर्डिनेट बना दो 1, 1, 1। अब तुमको क्या चाहिए, तुमको एक वेक्टर चाहिए जो ए से पी को पॉइंट करता हो, लाइक दिस। ये हमारा आर वेक्टर होगा और कोई दूसरा नहीं, यही है आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर को निकालने का तरीका है कि पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करो। बेसिकली आर वेक्टर यहां पर कैन बी रिटन एज ओ पी माइनस ओ ए। ये हमने प्रूव किया था कुछ देर पहले, तो सीधे सीधे माइनस करोगे तो ओपी 1 माइनस 1 आई, यह आ जाएगा 0 I, 2 - 1 प्लस जे, 4 - 1 3K। ये आर वेक्टर हो जाएगा। दिस इज और आर वेक्टर। अब इस आर से अपने को क्रॉस करना है, फिर से वही डिटर्मिनेंट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हाँ बताइए, जिन लोगों ने निकाला है बताइए क्या आंसर आया। लेट्स सी, बस 2 ही लोग, बाकी लोगों ने नहीं किया अभी तक। कोशिश कीजिए एक बार, मैंने आर वेक्टर निकाल दिया है, ट्राई दिस। हाँ श्रावणी बताए। कृष्णा बताओ। मेरा गलत हो गया। कृष्णा बताइए। सर +10 I cap + 6 J cap -2 K cap 10 I cap प्लस 6 J cap प्लस -2 K cap। -2 K cap। ओके, बाकी लोग एक बार देखिए, आप सेम आंसर है या कुछ अलग है। सेम है। मल्हार, आद्या, नक्षत्र, आपका आंसर क्या है। हाँ सर सर सेम है। सेम है। ओके गुड, वेरी वेरी गुड। तो जब भी हमको कोई भी जनरल पॉइंट के अबाउट निकालना हो, जैसे दोनों क्वेश्चन हमने देखे हैं, एक तो ओरिजिन के अबाउट निकालने दे दिया, तो जिस पॉइंट से हमारा फोर्स पास कर रहा है सीधे उसमें हम आई जे के लगा के आर वेक्टर बना के उसको क्रॉस कर देंगे। कोई और पॉइंट दिया हुआ हो तो ये कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना पड़ेगा। टॉर्क निकालने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अगर हमको आई जे के इंट्रोड्यूस करके टॉर्क निकालने दिया गया तब तो यही काम करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्रोच बाय सेम मेथड, जैसा हमने किया अभी। तो इसको, ये एक वैरायटी है। हम ये नहीं बोल रहे कि टॉर्क निकालने का सिर्फ यही तरीका होता है, टॉर्क निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। और हमारा इस चैप्टर में टॉर्क हम निकालेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन के लिए हमको डायग्राम दिया जाएगा, ना कि आईजे के दिया जाएगा। लेकिन आईजे के वाले भी क्वेश्चन आते हैं और उसमें अपने को टॉर्क निकालना बिल्कुल जनरल जो मेथड है उसी से आता है। अब मैं अभी सेम जगह पर एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देता हूं, एंगुलर मोमेंटम। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिमिलर टर्म है, इसलिए इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मैं इसके बारे में इवन रोटेशन के लास्ट क्लास में भी कुछ ना कुछ बातें होंगी इसके बारे में, बहुत बड़ा टर्म है। जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम का एनालॉगस टर्म है। जैसे ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटरी मोशन में जो हम लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, उसी का रोटेशनल मोशन में ये एक एनालॉगस टर्म है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एल से, एंड दिस इज डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो एल इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी।
तुम देखोगे सिमिलर सिचुएशन है, r क्रॉस f, r क्रॉस p। ये p क्या है? r इज द पोजीशन वेक्टर, अगेन द सेम थिंग। ये पोजीशन वेक्टर किसका मैं बता रहा हूं, और p है हमारा लीनियर मोमेंटम। यानी कि मान लेते हैं यहां पर एक बॉडी है, पॉइंट मास है, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, उसका कुछ मास दे दिया जाए, उसी कुछ वेलोसिटी दे दी जाए, तो डेफिनेटली उसका एक लीनियर मोमेंटम का टर्म हो जाएगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। अब इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा जाए ओरिजिन के अबाउट निकालो, या कोई पॉइंट ए के अबाउट निकालो, या कोई पॉइंट बी के अबाउट निकालो, तो तुम देखो बस ये पी जो है वो लीनियर मोमेंटम से सिर्फ रिप्लेस हुआ है, जो पहले फोर्स था। उसके अलावा बाकी जितना भी हमारा अप्रोच है वो सेम ही है, लाइक फाइंड एंगुलर मोमेंटम of the body about origin, point A, point B and so on। ये मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें कुछ आई समथिंग जे समथिंग के ऐसा कुछ है। और तुम अगर इस फॉर्मूले को टॉर्क के फॉर्मूले के साथ रिलेट करोगे, तुमको हर चीज सिमिलर दिखेगी, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी, सेम क्वांटिटी नहीं है, सिमिलर है। आर हमारा सेम तरीके से निकालना है, एक में फोर्स लेंगे, एक में मोमेंटम लेंगे। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मास दे दिया, मान लो 2 kg का बॉडी है, एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रहा है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से, लेट्स अज्यूम दिस, और हमने डायरेक्शन एक्स एक्सिस का आउट लिया है, तो इसका मतलब मोमेंटम इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5 into 10 आई कैप। दिस इज द लीनियर मोमेंटम। जे के है ही नहीं। अगर वेलोसिटी को हम किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में दे देते, तो मास से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो एक वेक्टर बन जाता है मोमेंटम का, और उसको फिर क्रॉस कर देते जैसे हमने फोर्स क्लियर किया था। तो ये जो काम हमने टॉर्क निकालने के लिए किया था, अगर सिमिलर काम हमको एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए भी दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, वी कैन इजिली डू, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या यही तरीका होता है टॉर्क निकालने का सिर्फ? क्या हर बार हमको पोजीशन वेक्टर ज्वाइन करके और ऐसा करना पड़ेगा? इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, इसके कुछ ऑल्टरनेटिव है, अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर पाए। वैसे ये जो IJK वाले वेक्टर्स होते हैं, इनको तरीके से ड्रॉ करना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में होते हैं, और 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में प्लॉट करना, प्रॉपरली दिखाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। एंगल्स में भी बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है। 2D प्लेन में वेक्टर्स को फिर भी शो करना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन वही वेक्टर को अगर 3D में दिखाना हो तो उसको कैसे दिखाएंगे, एंगल कितना बनाएंगे, बीच का एंगल क्या होगा, ये सब इतना आसान नहीं होता। इसलिए जब 3D वाले क्वेश्चन आ जाए, IJK वाले क्वेश्चन आ जाए, तब तुमको इसी तरीके से जाना होगा। लेकिन मान लो अगर हमको कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, लाइक मैं वापस से वही डायग्राम ड्रॉ करता हूं जहां से हमने कहानी स्टार्ट की थी। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम दोनों कैलकुलेट करने की बात हो, एक निकालना आएगा तो दूसरा भी निकालना है। जैसे मान लो इस बार हमने फोर्स को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ना रख के किसी भी थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, लेट्स से लाइक दिस, ये हमारा फोर्स लग रहा है, ये हमारा पॉइंट पी है। अब इसका ओरिजिन के अबाउट टॉर्क कैसे निकालें? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट ओरिजिन? द कॉन्सेप्ट सेज कि आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड कर दीजिए, सिंपली एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दोनों तरफ, और इस लाइन पर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो।
ये जो परपेंडिकुलर है इसको बोला जाता है मोमेंट आर्म. दिस इज नोन एज मोमेंट आर्म. और जो भी ये परपेंडिकुलर है इसको सिर्फ इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को F से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टॉर्क हो जाएगा अबाउट पॉइंट O. टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू F. सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन भी बता देंगे, लेकिन F इंटू मोमेंट आर्म. कैसे हुआ ये? तो अगर तुम देखो इसके पहले वाले सिचुएशंस में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इसको ज्वाइन करना है, इसको आर वेक्टर की तरह देखना है. आर और एफ के बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? दिस विल बी द एंगल. ये एंगल होगा आर और एफ के बीच का, थीटा. इफ यू सी, दोनों उस पॉइंट से अवे की तरफ पॉइंट करने चाहिए. बहुत बार बच्चों को लगता है कि ये एंगल होगा, ये एंगल नहीं होगा. एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट रिकॉल करो. वेक्टर्स उस पॉइंट से अवे की तरफ पॉइंट करने चाहिए, तो जो छोटा वाला एंगल होगा वही होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. यहाँ पर आर और एफ के बीच का एंगल ये थीटा है, और अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा. और जब हम जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं F इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो कुछ देर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन ऑफ थीटा. सिर्फ अभी सॉरी ये टॉर्क सॉरी. तो अगर हम सिर्फ टॉर्क का मैग्नीट्यूड देखें, डायरेक्शन में देखूंगा, तो आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, इसको देखने के दो तरीके हैं. एक है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू आर साइन थीटा. व्हाट इज दिस आर साइन थीटा? ये आर साइन थीटा है क्या? इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये O से इस P को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसका लेंथ है R, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मोमेंट आर्म इज नथिंग बट R sin थीटा ओनली, राइट? एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता है तो सामने का परपेंडिकुलर R sin थीटा होता है. तो ये जो R sin थीटा हम F में मल्टीप्लाई कर रहे थे वो क्या था? वही तो था मोमेंट आर्म. तो अगर मान लो कभी डायग्राम देके हमसे टॉर्क पूछ रहा हो तो हम क्या करेंगे? या तो हमको ठीक है IJK करके हम लगा के कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, बराबर है. लेकिन अगर हम चाहें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को 2D प्लेन में जब क्वेश्चन आता है, जब चीजें आसान होती है ड्रॉ करना, तो उसको एक्सटेंड करके लाइन ऑफ एक्शन को जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकलना उसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और वो जो परपेंडिकुलर का लेंथ होगा वही हमारा मल्टीप्लाई कर देना है सीधे फोर्स से. कुछ क्रॉस करने की जरूरत नहीं है. दैट इज वन मेथड. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसी फॉर्मूले को थोड़ा इस तरीके से देखो. R इंटू एफ साइन थीटा. नाउ व्हाट इज दिस? दूसरा तरीका ये कहता है कि आप फोर्स के कंपोनेंट्स ले लीजिए. फॉर एग्जांपल O से हमको O पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है. तुम सोचो, मैं एक और डायग्राम बना देता हूं तक इस डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. ऐसा सोचो, एक रॉड है, ये हमारा फोर्स है लाइक दिस. एक रॉड है जो ओरिजिन से जिसको फिक्स कर दिया गया है और ओरिजिन के वो रोटेट कर सकता है, ऐसा सोचना है. ये R जो है एक रिजिड रॉड है जो ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर सकता है, काइंड ऑफ, ऐसा मान के चलो. अब यहां पर जो F sin थीटा है, मैंने बताया था ये एंगल थीटा है. तो इधर जो कंपोनेंट F का बनेगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग R इज F cos थीटा, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू R इज F sin थीटा. F sin थीटा को कुछ देर के लिए छोड़ दो. F cos थीटा अगर तुम इस रॉड पर लगाओ और ये रॉड इस तरह से फ्री टू रोटेट हो, क्या ये रोटेट करेगा F cos थीटा के कारण? वेदर दिस रॉड इज गोइंग टू रोटेट? ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से हो गया जैसे दरवाजे का आपने एग्जांपल लिया था. तुम इसको एक दरवाजे की तरह भी सोच सकते हो, टॉप व्यू.
एक दरवाजा हम लोग सामने से देखते हैं, अगर सोचो कोई दरवाजे को बिल्कुल ऊपर से देखे तो ऊपर से दरवाजा सिर्फ एक लाइन की तरह दिखेगा, जैसा दिख रहा था अभी अभी जैसा हमने बनाया है, ये दरवाजा होता है। अब दरवाजे को कोई हिंज से अवे की तरफ पुल करे, दरवाजे को हम क्लोज करने बंद करने के बजाय इसको खींच के बाहर करने की कोशिश करें तो इसमें रोटेशन होएगा? बिल्कुल भी नहीं होएगा। यानी कि f cos थीटा इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल इन रोटेशन, उसका रोटेशन में कोई रोल है ही नहीं। f sin थीटा जो है वो उस चीज को रोटेट कर रहा है, तो इसीलिए हम सीधे सीधे f sin थीटा अगर निकाल लिए तो इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस विथ f sin थीटा। तो f sin theta is the component of force perpendicular to r vector। उसको निकालो और सीधे r के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जहां तक बात है टॉर्क के मैग्नीट्यूड की, ये काफी इजीली निकल जाएगा बहुत आसानी से। मैं 2-4 एग्जांपल लूंगा। अब बात आती है सर टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका सेंस कैसे लेंगे, मतलब इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो जब भी 2 डायमेंशन में ये सब क्वेश्चन आते हैं, दोनों वेक्टर्स r और f उसी प्लेन में होते हैं, और इन दोनों का क्रॉस करने का मतलब है कि हम उस प्लेन के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक f दिखाया और r दिखाया, ये दोनों इसी प्लेन में है, तो जब इनका क्रॉस होगा तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को दिखाने का 2 तरीका तो हमने आपको बताया था। एक तरीका था इस तरीके से, गोइंग इनसाइड द प्लेन, कमिंग आउट द प्लेन। coming out of the plane। अब इसको दिखाने का एक और तरीका है, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी तरीका बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग यूज करने वाले। क्या है इसका मतलब? ये दोनों डायग्राम हमारे सामने है। तुम सोचो ये जो फोर्स लग रहा है और उसी को रॉड की तरह तुम देख रहे हो। थिंक द आर लाइक अ रॉड, ये आर को एक रॉड की तरह देखो। तो एफ साइन थीटा जो है, या फिर जो भी फोर्स है, क्योंकि एफ साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वही उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ये किधर रोटेट करना चाहेगा? इधर रोटेट करना चाहेगा या इधर रोटेट करना चाहेगा? तो डेफिनेटली यू कैन सी कि अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा तो ये ऊपर वाला डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। तो या तो तुम ऐसे एक एरो करके दिखा दो, या फिर सीधे ऐसे अंदर की तरफ ये क्रॉस करके बना दो, दोनों एक ही बात है। और ऐसा नहीं है कि एक वेक्टर और एक फोर्स किसी भी पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किसी और दूसरे पॉइंट के अबाउट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो दूसरे पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क कॉज करे। इसलिए टॉर्क का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोर्स दे दिया और उसका किसी भी पॉइंट को टॉर्क तो सेमी सेंस होएगा, सेमी मैग्नीट्यूड होएगा, नहीं। रेंज जो हम लोग यूज करते हैं, ये बड़ा बड़ा क्यों यूज करते हैं? जितना बड़ा हमारा नट होता है, जैसे प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो बड़े बड़े वहां पर नट होते हैं, इतने बड़े बड़े, तो उसको टाइट करने के लिए भी जो रेंज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मशीन से उसको घुमाया जाता है। इसलिए क्योंकि जितना बड़ा हमारा मोमेंट आर्म होगा उतना ही टॉर्क एफर्ट कम लगेगा। जब हम डायरेक्टली उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्टली हमारा जो टॉर्क लगाने का बात है, आर बहुत कम है कि हम बहुत नजदीक फोर्स लगा रहे हैं रोटेशन वाले एक्सिस के, तो वो काफी एफर्ट लगाना पड़ता है तब भी नहीं खुलता। और वही रेंज को लगाते हैं और थोड़ा सा हम लोग फोर्स लगाते हैं तो खुल जाता है। क्यों? हमने मोमेंट आर्म बढ़ा दी। टॉर्क में सिर्फ फोर्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, कहां से लगा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आर्किमिडीज ने एक बार कहा था कि अगर हमको प्रॉपर साइज का लीवर दे दिया जाए तो वो अर्थ को भी पुल कर सकते हैं, मतलब अर्थ को भी उठा सकते हैं। अगेन द सेम थिंग, अगर लीवर का लेंथ बहुत बड़ा हो
तो हमारा एफर्ट बहुत कम हो जाएगा, हम अर्थ को भी उठा सकते हैं। और ये सब डे टू डे लाइफ में ये चीजें हम लोग बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, टॉर्क वाली चीज। तो टॉर्क निकालने का एक तो तरीका है फॉर्मल मेथड, IJK वाला टर्म, जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट ज्यादा नहीं है, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, क्रॉस कर दो। लेकिन ये जो बाद वाले जो तरीके हमने बताए, इसमें अपने को थोड़ा सा समझ भी आना चाहिए, क्योंकि कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी है, ये थोड़ा टेंडेंसी भी अपने को समझना पड़ेगा क्लॉकवाइज। और ज्यादातर हमारे जो मैकेनिक्स में जो रोटेशन के क्वेश्चन बनेंगे उसमें टॉर्क हमको इसी तरीके से निकालना होगा। और जैसा हमने टॉर्क के लिए किया, सेम काम तुम एंगुलर मोमेंटम के लिए भी कर सकते हो। एफ की जगह सिर्फ पी डालना है, बाकी सब कुछ सेम। अगर वो एफ की जगह पी हो जाए, लीनियर मोमेंटम हो जाए, तो लीनियर मोमेंटम के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करना है, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। उसमें उसको मोमेंट आर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि टॉर्क के केस में उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। उसको कोई और डिस्टेंस बोल देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल देंगे, और उसको मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली मोमेंटम को दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, एक जो अलोंग द आर होगा, एक परपेंडिकुलर टू द आर होगा। एंगल जो चेंज होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण होगा, इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारे जो डिस्कशन है, ये एक ही बात को अलग अलग तरीके से देखने का तरीका है। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं, टॉर्क का कैलकुलेशन और एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन। जैसे एक प्रोजेक्टाइल है, इसको फायर किया गया, मास है m, वेलोसिटी है u, एंगल है थीटा। तो क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क ड्यू टू इट्स वेट and angular momentum. L about point of projection. When the projectile at topmost point, दूसरा just about to land. बेसिकली ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ इस तरह से फॉलो करने वाला है। तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा लाइक दिस, तो इस समय हमको दोनों निकालने हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो इसके लिए ग्रेविटी फोर्स का टॉर्क कितना लग रहा होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसके अबाउट, और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसके अबाउट। जब लैंड करने वाला है लाइक दिस, उस समय टॉर्क ग्रेविटी फोर्स के कारण कितना होगा और एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये दोनों भी हमको निकालने थे। टोटल 4 क्वेश्चन है, देखो तो। और जरूरी नहीं है कि तुम आर क्रॉस एफ करके निकालो। जो हमने तरीके बताए हैं, लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करने वाला, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाला, कंपोनेंट में तोड़ने वाला, वो कोई भी तरीका जो कन्वीनियंट लगे यू कैन यूज।
4 हो गए, गुड। दो 3 मिनट का और टाइम लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन आंसर्स अपने को सही चाहिए, ये इंश्योर करो, आंसर गलत नहीं होने चाहिए। दो लोग ने कर लिया, बाकी लोग भी कोशिश करें। ओके, सो फर्स्ट वाले का आंसर मल्हार आप बताएं, टॉर्क कितना आया? टॉर्क mu square sin 2 theta by 2. mu स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन 2। एंगुलर मोमेंटम mu cube sin square theta cos theta by 2g. sin स्क्वायर थीटा cos Theta by 2g. थीटा अपॉन 2g। देखो, इतने बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टर्म्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे ही। हम लोग को समझना है। सेकंड वाला आंसर मैं लेता हूं आधे आपसे। पहले ये दोनों का अप्रोच क्या है, कैसे करेंगे ये देख लो। एक तो तरीका है आर मीटर बनाइए, एंगल निकालिए, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो तरीका जब डायग्राम दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छे से काम, उससे और भी तरीके हैं जो काम कर सकते हैं। जैसे लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करने वाला तरीका, लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दो, दोनों तरफ करना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर हमेशा पीछे क्यों करें, हमेशा आगे क्यों करें, ऐसा नहीं, दोनों तरफ करो। और जिसके अबाउट निकालना है, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अबाउट निकालना था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसको ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा मोमेंटम। ये हमारा सॉरी एंगुलर मोमेंटम के लिए बता रहे हैं। एमजी के लिए अगर निकालना हो, एमजी के लिए एमजी फोर्स दिखाना पड़ेगा, वेट पहले टॉर्क निकालने का बता देते हैं, रुक जाओ। इसको पहले टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क के लिए एमजी दिखाओ, ये हमारा एमजी फोर्स है। इस एमजी का टॉर्क इस पॉइंट को आउट क्या होगा, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दीजिए दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, ये जो नीचे का हॉरिजॉन्टल लाइन ये परपेंडिकुलर ही तो है। और ये जो मोमेंट आर्म जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली है क्या, ये हमारा है r/2, रेंज का हाफ। रेंज हमको पता होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g, ये हमारा रेंज होता है, उसका हाफ कर देंगे और इसको सीधे सीधे mg से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये जो टॉर्क निकालने का जो तरीका है वो क्या है, mg फोर्स इंटू मोमेंट r/2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और 2 करेंगे तो 2g हो जाएगा। ये g से g कैंसिल आउट होगा और जो बचा वही आंसर।
अगर तुम चाहते तो mg के भी कंपोनेंट्स लिए जा सकते थे और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा उसको डायरेक्टली r से मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो हमारा तरीका मुश्किल होगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ये निकालने के लिए r/2 h स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये एंगल अल्फा लेके बाकी जैसे जैसे तुम थोड़ा सा इसको समझोगे तो काम वही हो जाएगा जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो, या फिर लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करके वैसे कर सकते हो। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम का भी बात अगर करें तो जैसे हमने पहले कहा था, ये हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन था और ये वेलोसिटी थी u cos थीटा। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी u cos थीटा होता है, तो मोमेंटम हमारा हो जाएगा m टाइम्स u cos थीटा। इसका डायरेक्शन भी हमारा u के डायरेक्शन में होगा। सीधे मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, डायरेक्शन लिखना सही नहीं होगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो है mu cos थीटा और इसका डायरेक्शन कैसा है, एक्स एक्सिस का। नाउ एक्सटेंड दिस लाइन, ये जो ग्रीन वाला लाइन है उसकी एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, ये तो मैक्सिमम हाइट है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट हमारा क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो सीधे सीधे इसमें इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, mu cos थीटा इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो टर्म्स देखने में बहुत बड़े ऐसा लग रहा है, लेकिन जो काम हमको करना था अगर वो सिर्फ हम लोग करने का सोचे तो एक एक लाइन में इसके आंसर्स आएंगे, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत होने वाला है ही नहीं। आधे लास्ट के 2 पार्ट से उसका आंसर बताएं। सर टॉर्क जो है वो 2mu स्क्वायर, एक मिनट, 2mu स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और एंगुलर मोमेंटम 2mu क्यूब 2mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ओके, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पर बना लो, क्योंकि हमको उस डायग्राम में थोड़ा सा ऑलरेडी काफी ड्राइंग हो चुकी है ऐसा। प्रोजेक्टाइल में एक चीज तुमको पता होता है कि ये जब लैंड करता है तो सेम एंगल से लैंड करता है, अगर एयर ड्रैग ना हो तो एंगल सेम होते हैं। इस तरीके से ये लैंड करेगा, इसकी स्पीड भी u होगी। अब सबसे पहले टॉर्क की बात, टॉर्क के लिए mg दिखाना पड़ेगा, mg दिखा दो, ये mg है, और इसके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए, यू कैन सी ये जो r है यही मोमेंट आर्म की तरफ बिहेव करेगा। मतलब इसमें तो और सिंपल हो गया, mg इंटू r करना है, mg इंटू रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब g को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा में अगर तोड़ोगे तो डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा। टॉर्क निकालना काफी सिंपल है। एंगुलर मोमेंटम तक की जहां तक बात है, इवन एंगुलर मोमेंटम में भी हम वही कर सकते हैं। हमारा जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से है, तो मोमेंटम भी इसी तरीके से होगा। लाइक मैं एक और यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। हमारा जो मोमेंटम है वो कुछ ऐसा है, दिस इज आवर p एंड दिस एंगल इज थीटा, और हमको निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। तो इफ दिस एंगल इज थीटा तो मोमेंटम के 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करने का नहीं सोचा, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका हमको आसान दिखे वही करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर सीधे सीधे करोगे तो ये हो जाएगा p cos थीटा, जिसका कोई भी रोल नहीं होगा इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करने में, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, हमको परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना होता है। तो ये हो जाएगा p sin थीटा, और इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, तो p हमारा क्या है, mu sin थीटा
मतलब ये जो टर्म है इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा mu sin थीटा, दिस इज द कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इनटू r u स्क्वायर sin 2 थीटा। mu q sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा। तो इसमें कहीं भी हमने r क्रॉस f वाला जो तरीका है, i j k है, वो सब कुछ भी नहीं यूज किया। डायरेक्ट हमने जो सिंपल वाले मेथड देखे थे वही यूज किया है, और ये जस्ट शुरुआत है। टॉर्क जो है उसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, टॉर्क निकालना है, बॉडी को इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना है, कितना फोर्स लगा रहा है, टेंशन वो निकालना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर और भी बातें करने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास के बाद हमको टॉर्क निकालने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, टॉर्क समझ आना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करना क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म जितना बड़ा होगा रोटेशनल इफेक्ट टॉर्क उतना ही बड़ा होगा। बड़े बड़े रेंच इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि उसका मोमेंट आर्म बढ़ जाए तो हमको एफर्ट कम लगाना पड़े। इस तरीके से हमको एक रफ आइडिया टॉर्क के बारे में डेवलप हो जाना चाहिए। कल हम लोग टॉर्क को ही कंटिन्यू करेंगे और इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, जो एक और भी बहुत अच्छा पार्ट है इस चैप्टर का, वो कंटिन्यू करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।